Hello dear students and welcome to the new video lecture of chapter 14. So today we will discuss about sources of energy. So let's start. In class 9th we have learned that the total energy during a physical or chemical process is conserved. सो आपकी जो फिज़िकल एंड केमिकल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी वो कंजर्व मतलब स्टोर करके स्टोरेज रहेगी. वाई देन डू वी हियर सो मच अबाउट द एनर्जी क्राइसिस? इफ़ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड वी शुड हैव नो वरीज. वी शुड बी एबल टू परफॉर्म एंडलेस एक्टिविटीज़ विदाउट थिंकिंग अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का ये लॉ है कि एनर्जी को वी कैन क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. तो फिर एनर्जी जो है उतनी की उतनी हमारी रहेगी. तो फिर इतने हमारी एनर्जी के प्रॉब्लम्स क्यों है? अभी तक इंडिया में बहुत सारे विलेजेस में एनर्जी नहीं पहुंची है कि उनको 24 आवर्स लाइट ऐसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ मेन कॉज ऑफ एनर्जी. सो टुडे इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी कि किस किस सोर्स से हम लोग डिफरेंट टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. जनरली सारी एनर्जी को यूज़ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं. दिस रिडल कैन बी सॉल्व इफ़ वी रिकॉल दैट what else we learnt about energy. Energy comes in different forms and one form can be converted to another form. For example, if we drop a plate from height, the potential energy of the plate is converted mostly to sound energy when it hits the ground. ठीक है, आप लोगों ने 7th एंड 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है एनर्जी कंजर्व कन्वर्सेशन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है. सो फॉर एग्जांपल आप लोग जब पोटेंशियल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करते हो, काइनेटिक में से पोटेंशियल करते हो, और जैसे मान लो एक प्लेट है, ठीक है, तो प्लेट स्टेडी थी उसकी, जैसे ही वो प्लेट किसी गलती से आप लोगों ने गिरा दी और वो प्लेट जैसे ग्राउंड से टच करेगी और टूट जाएगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. इफ़ वी लाइट अ कैंडल द प्रोसेस इज़ हाईली thermal energy in the wax is converted to into heat energy and light energy on burning. ठीक है, आप कैंडल को लाइट करेंगे तो वो लाइटिंग की वजह से उसकी जो वैक्स की केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी एक तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें फ्लेम मिलेगी और उस फ्लेम में से थोड़ी बहुत हीट भी निकलेगी. तो हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में वो डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट उसको. वॉट अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन व्हेन वी बर्न अ कैंडल. ठीक है, कैंडल को आप बर्न करते हो तो दूसरी चीज़ आपको क्या मिलती है? देन द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन्स द सेम, बट सपोज वी कंसिडर द बर्निंग कैंडल अगेन, कैन वी समहाउ पुट टुगेदर द हीट एंड लाइट जनरेटेड अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन टू गेट बैक द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वैक्स. ठीक है, ये इम्पॉसिबल प्रोसेस है. एक बार जो आपकी कैंडल बर्न हो गई, उसकी हीट एनर्जी रिलीज़ हो गई और लाइट एनर्जी हो गई, फिर उसको वापस से हम लोग कलेक्ट करके गैदर करके वापस से उसमें से वैक्स नहीं बना सकते. इट इज़ इम्पॉसिबल प्रोसेस. सो इट इज़ बेसिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस. Let us consider another example. Suppose we take 100 ml of water which has temperature of 348 Kelvin or 75 degrees Celsius and leave it in a room where the temperature is 298 Kelvin or 25 degrees Celsius. What will happen? Is there any way of collecting all the heat lost to the environment and making the water hot once it has cooled down? ठीक है, देखिए इसमें आपने क्या किया, एक 100 ml वाटर लिया जिसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है और उसको एक रूम में रख दिया कि जो रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है. तो क्या करेगा, जो आपकी जो वाटर की एनर्जी है वो वाटर की एनर्जी उसमें रिलीज़ होगी एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में वो एनर्जी मिक्स होके क्या करेगी, जो तुम्हारे एनवायरनमेंट का जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसको वो इंक्रीज़ करेगी. तो 75 से 74 70 हो जाएगा और 25 का 29 30 ऐसे हो जाएगा. और एक टाइम पे क्या होगा, जब दोनों का टेम्परेचर सिमिलर होगा, देखिए वो एवरेज नहीं लेना है. ठीक है, मान लीजिए कि वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा और रूम है वो 25 का 29 या 35 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज
जो रूम की साइज़ है वो रूम की साइज़ बहुत बड़ी है तो वो सारी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो इसमें करते हैं कि फिर जो हीट लॉस हुआ है एनवायरनमेंट का, और उसमें से हम लोग अगर वाटर जो हॉट है तो उसको हम लोग वापस से रिकॉल कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को रिवर्स कर सकते हैं, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। In any example that we consider, we will see that energy in the usable form is dissipated to the surroundings in less usable forms. Hence, all sources of energy we use to do work is consumed and cannot be used again. ठीक है, yes. एक बार आपने जो एनर्जी यूज़ कर ली, फिर उसी एनर्जी को आप वापस से यूटिलाइज नहीं कर सकते। वो एक बार हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, कोई भी एनर्जी में एनवायरनमेंट में मिक्स हो गई, फिर आप वापस से उस एनर्जी को पकड़ के दूसरे कोई केमिकल एनर्जी या उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कहना चाह रहे हैं ये लोग। सो नाउ टॉपिक 14.1, व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहेंगे? व्हाट कैन देन बी कंसिडर्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? वी इन आवर डेली लाइफ्स यूज एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर डूइंग वर्क. We use diesel to run our trains, we use electricity to light our steel lamps, और we use energy in our muscles to cycle to school. ठीक है, हम लोग डीजल का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, और इवन हमारे मसल सेल्स का भी यूज़ करते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग वॉक करके अपने स्कूल आप लोग पहुंचते हैं। अगर साइकिल चला रहे होगे तो साइकिल्स में भी आप लोग अपने लेग्स के मसल्स है उसका यूज़ करते हैं और अपने स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, okay. Activity 14.1, list 4 forms of energy that you use from morning when you wake up till you reach the school. From where do we get these different forms of energy? Can we call these sources of energy? Why or why not? ठीक है, तो आप लोग अपने ओर से विचारिए, सोचिए कि जब आप लोग सुबह को उठते हैं और स्कूल जाते हैं उसके दौरान आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ब्रश करते हैं। ठीक है, सो ब्रश करने के लिए एक्सरसाइज करते होंगे, बाथ लेते हैं, तो उसके लिए आपको आपके मसल सेल का यूज़ करना पड़ा, तो वो आपकी हो गई मस्कुलर एनर्जी। ठीक है, फिर आप लोग गर्म पानी करने के लिए गीज़र यूज़ करते हैं, फ़ैन ऑन करते हैं, या कोई भी अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इसको यूज़ करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आप लोग कुछ नाश्ता करके जाएंगे तो मिल्क को बॉईल करेंगे, फूड को कुक करेंगे, तो उसके लिए आपको जो गैस है, गैस या उसकी ज़रूरत पड़ेगी। देन आप जो फूड या वो खाते हैं तो आपको केमिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मस्कुलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्यूल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। नाउ कैन वी कॉल दिस एज ए सोर्सेज ऑफ एनर्जी? सो येस, हमें उसमें से एनर्जी मिलती है तो येस वी कैन कॉल देम एज ए सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वाई और वाई नॉट? वाई हम उसको सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलेंगे? बिकॉज देखिए, सारी की सारी एक्टिविटी में आपको किसी न किसी तरह के फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है कि जिससे आप अपना वर्क करते हो, तो उसको हम लोग एज ए सोर्सेज ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क, electrical energy is required for running various appliances, electrical appliances like AC, fan. Chemical energy is required for cooking food or running a vehicle, all come from some source. We need to know how do we select the source needed for obtaining the energy in its usable form. ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेज अवेलेबल है, वी हैव मैनी सोर्सेज, so we have to decide which source is perfectly suitable for us to use that as a energy. So we should think the advantages and their comparison, that why should we use these kind of sources, so that we can know that no, we should use this source because it is perfectly suitable for our energy needs. So activity 14.2, consider the various options we have when we choose a fuel for cooking our food. तो आप लोग जब कुक करते हैं तो कौन कौन से आप लोग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग देखेंगे कि जो इजीली अवेलेबल हो, जो सस्ता हो, इकोनॉमिकल हो, जो स्मोक या ऐश प्रोड्यूस ना करता हो, जिसकी एफिशिएंसी हाई हो, मतलब जो कम अगर सस्ता होगा तो एफिशिएंसी हाई होगी कि कम
क्वांटिटी में आप ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सको तो उसकी एफिशिएंसी हाई होगी. सो these are different criteria which we will consider when we are trying to categorize something as a good fuel. Then would you choice be different if you live in a forest, in remote mountain village or small island in New Delhi, or lived in 5 centuries ago? So yes, if you live in this kind of areas, देन योर एनर्जी डिमांड विल बी डिफरेंट. फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेस्ट में रहेंगे तो आप लोग एनर्जी के तौर पे ड्राई लीव्स का यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे. ठीक है. अगर आप लोग दिल्ली में जैसे डेवलप सिटी में रहेंगे तो आप लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का, पेट्रोल डीजल उनका यूज़ करेंगे. और अगर आप लोग 5 सेंचुरीज़ के पहले वो रहते होते तो उस टाइम तो ये सब था ही नहीं, तो आप फॉरेस्ट की जो चीज़ है वुड और लीव्स उनका ही यूज़ करते. ठीक है. फिर रिमोट विलेजेस में जो लोग रहते हैं वो काउडंग का यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए. तो ऐसे आपकी लोकेशन से हिसाब से आप अपनी एनर्जी की जो सोर्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं. हाउ आर द फैक्टर्स डिफरेंट इन ईच केस? ओके. सो ये ईच केस में कौन कौन से फैक्टर डिफरेंट है? सो इन दिस ईच केस द फैक्टर्स आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी, कि वो अवेलेबल कितना है उस पर वो डिपेंड है. अगर जल्दी से नज़दीक में अवेलेबल होगा तो आप तुरंत उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी. आफ्टर गोइंग थ्रू आउट द टू एक्टिविटीज़ अबोव, we can see that the particular source of energy or fuel we select for performing some work depends on many different factors. For example, while selecting a fuel, we would ask ourselves the following question. ठीक है. आप जो भी फ्यूल चूज़ करेंगे तो पहले आप 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे. फर्स्ट, हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग. ठीक है. एक 1 kg का दोनों फ्यूल है. ठीक है. एक आपको 500 कैलोरी एनर्जी देता है और दूसरी आपको 200 कैलोरी देता है. तो क्वांटिटी सेम है. ठीक है. दोनों की प्राइस अगर सेम है तो आप ऑब्वियसली जो आपको ज़्यादा एनर्जी 500 कैलोरी जो एनर्जी ज़्यादा देगा उसी को आप चूज़ करेंगे ना कि आप कम एनर्जी वाले को चूज़ करेंगे. डज इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक? हाँ. अभी लोग एनवायरनमेंट कॉन्सर्न ज़्यादा हो गए तो वो लोग भी अवॉइड करेंगे कि नहीं, अगर ज़्यादा स्मोक हो रहा है तो हम लोग ऐसी चीज़ अवॉइड करेंगे और उसमें की वजह से कम स्मोक वाली चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे. देन इज़ इट ईजीली अवेलेबल? आपकी जो एनर्जी की सोर्स है क्या वो आपको नज़दीक से मिल जाती है या आपको बहुत दूर ट्रैवलिंग करके उसको लेना पड़ता है? दैट इज़ मेन क्वेश्चंस विच यू विल आस्क योर सेल्फ. कैन यू थिंक ऑफ 3 more relevant questions to ask about a fuel? ठीक है. आप दूसरे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं विच यू शुड कंसिडर वाइज सिलेक्टिंग यूज़ दैट. दूसरे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? जो आपने फ्यूल सिलेक्ट किया है वो आपका जो वर्क है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं. फॉर एग्जांपल आपने कुकिंग के लिए लिया है तो वो प्रॉपर हीट कर रहा है कि नहीं, वो सब आप चेक करेंगे. गिवन द रेंज ऑफ फ्यूल्स वी हैव टुडे, what are the factors which would limit our choices when it comes to a particular task like cooking our food? Would the fuel selected also depend on the work to be done? For example, would we choose one fuel for cooking and another for heating the room in winter? Yes, we are choosing as per its availability and as per its function. We could then say that a good source of energy would be one. Now these are 4 main important points which we will consider as a good source of energy, which would do a large amount of work per unit volume of और मास की कम क्वांटिटी में वो ज़्यादा वर्क करे. इजीली अवेलेबल होगा, एक्सेसिबल कि आप उसको इजीली नज़दीक में से ही आपको मिल जाए. टू बी इजी स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, वो अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं और अगर थोड़े टाइम के लिए उसको आप स्टोर करना हो तो भी आप कर सकते हैं. परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी इकोनॉमिकल. येस, दिस इज़ द मेन फैक्टर. ठीक है. कॉस्ट इज़ एवरीबडी इज़ कॉन्सर्न अबाउट. ठीक है. सेम थिंग इफ़ यू गेट फॉर 50 रुपीज़ एंड सेम थिंग you will get for 60 rupees, then although it's minor difference, but if their functions are same then you will prefer 50 rupees thing. Why you spend 10 rupees more and buy 60 rupees things? So economical, it should be very good thing, and these 4 points everybody will consider in their mind
to be choose as a to be called that source as a good source of energy? See, it depends on location to location, okay, and time to time. For olden times, good source was different, and this time good source definition is different, so it is not fixed. So now three questions. What is a good source of energy? So इसका आंसर ऊपर ही आ गया. It should be easily available, it should be easily transport and store, it should be economical, and it should produce large amount of work per unit volume of mass. Then what is a good fuel? So good fuel which burns completely without producing any smoke or ash, which produces large amount of heat while burning a small quantity of heat, which is easily available and economical. Both answers are relatively same. If you could use any source of energy for heating your food, which one would you use? Why? So it depends on your location. For example, if you live in a city, then you will use LPG or microwave, or even use some fuel for your food, because LPG is pollution free, so it will produce less smoke. Microwave oven is more preferable because its nutritive value of food is maintained during heating of your food. If you live in village, then you will use cow dung and gobar gas, because it will be easily available in your village. They have high calorific value and they are more economic. So by these reasons, you will choose your source as per your convenience or as per their advantages. Okay. So next topic is 14.2 conventional sources of energy, which I will take in part 2 of this chapter. Okay, so this is basically very easy chapter. Now in further sections we will divide this chapter in conventional sources and non-conventional sources. ठीक है, conventional sources और non-conventional sources के discussion हम different type of sources है उसको हम लोग next lecture में discuss करेंगे. So please read this chapter carefully. It is very easy chapter, it is environment related, and it's good chapter. And if you have any doubt, then please ask me. Thank you.